नहीं आज सर। हमारी गुड इवनिंग सर। आज हमारी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बेरेक्ट अभी चल रहा है और इसमें अभी हम एक नए क्वेश्चन के साथ आगे शुरू हुए हैं। एक बार चलते चलते हमें अगले क्वेश्चन का भी एक बार ध्यान रखना चाहिए, कल शायद नहीं बता पाया हूँ मैं। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया अक्षिका? सर ज्यूरिडिक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा है। अच्छा, जुडिक्शन का। तो वो हमारा जुडिक्शन के बाद अगला जो पॉइंट बनता है हमारे, उसके हिसाब से नई नागरिक संहिता के हिसाब से या पुराने एक्ट के हिसाब से, तो वो आपका कंप्लेंट केस का एक केस बनता है। तो कंप्लेंट को लेकर दो क्वेश्चन इसमें रखे गए हमने। टोटल उसके डिफरेंट डायमेंशन है। तो एक तो है, दो चैप्टर इसमें है। एक तो है कि कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है, और दूसरा कंप्लेंट का एंड रिजल्ट क्या है, और तीसरा कंप्लेंट केस में ट्रायल कैसे होता है। ठीक है यहां तक? तो सर, जो हमारी नया एक्ट है उसमें तो सेक्शन दिया गया है आपका 210, 210। ये चैप्टर 15 है, जो कि 2102, एक सेकेंड 16 चैप्टर है, सॉरी। ये पुराना जो सेक्शन है इनका याद करने में थोड़ी टाइम लगेगा, आप अपना देख के करिए। पर मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपने कंसेप्ट पे फोकस रखना है। चैप्टर 16 है, इसका टाइटल है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, और सेक्शन नंबर शुरू हो रहा है 223 से लेके, और ये 2232 226 पहला चैप्टर। और चैप्टर 17 है, चैप्टर 17 है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। 2272 ये आपका खत्म होता है 233। ये सारी चीजें पकड़ में आ गई अभी? हर्ष, अक्षिका, अनिल जी, यस सर, यस अनसुईया, ऋषि जी। यस सर, यस कैसा? चलिए, तो अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसका बारे में अभी हमने आपको हाँ। तो अब इस इंट्रोडक्शन के साथ अगर हम कंप्लेंट के बारे में सामान्य तौर पे इस कंसेप्ट की अगर बात करें, तो सामान्य तौर पे अगर अब जब इसका सिनॉप्सिस लिखेंगे तो पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो अभी हमने बताया कि कौन सा चैप्टर है और कौन से सेक्शन है, और चैप्टर में कहा क्या गया है। एक चैप्टर में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करना, और दूसरे चैप्टर में कहा गया है कि कंप्लेंट केस में क्या स्टेप मजिस्ट्रेट लेगा। उसके बाद दूसरा है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ये सिनॉप्सिस है। इसके अंदर हर्ष जी, अक्षिका, अनसुईया, ऋषि जी, अनिल जी, निक्की जी, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट में, हाँ ऋषि जी, कुछ नहीं सर। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट का जो सिनॉप्सिस है
उसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट पहला पॉइंट, दूसरा इसका ऑब्जेक्ट, तीसरा अगर कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन में कुछ चूक हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आगे फर्दर इंक्वायरी, स्कोप ऑफ इंक्वायरी। सिनोप्सिस अगर पकड़ में ना आए अक्षिका, तो इसमें इतना मटेरियल है कि आप अगर बेयर एक्ट को भी आपको याद हो जाएगा तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। उसके बाद 156(3), ये ओल्ड की बात कर रहा हूं, इसको नए से कंपेयर करना है हर जी। 156(3), 156 सब रूल 3 का अंतर करना है 202 के सब रूल 1 से। पुराने की बात कर रहा हूं अभी हम। फिर कंप्लेन केस में अक्यूज का क्या लोकल स्टैंडी है। लोकल स्टैंडी ऑफ एक्यूज, क्या कंप्लेन केस में एक्यूज को सुना जाता है जब कंप्लेन डिलीवर्ड होती है अक्षिका। अब है, अब है, नए एक्ट में है। अब सुना जाता है। हाँ, अब सुना। अब न्यू 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 यस सुनिए सर पहले ऋषि जी, पुराने में एक्यूज का कोई लेने देना नहीं था जब तक कंप्लेंट चल रही है, जब तक कोर्ट उसमें कोग्निजेंस ना ले, जब तक कोर्ट उसमें कोई ऑर्डर ना करे, एक्यूज का कोई रोल नहीं होता था। परंतु अब एक्यूज को कंप्लेंट केस में हियरिंग का मौका दिया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट को। फिर कंप्लेंट का अंतिम रिजल्ट क्या होता है अनसुईया, क्या क्या हो सकता है। अनसुईया, सर एक रिपोर्ट जो होता है मजिस्ट्रेट फिर देता है। नहीं, अगर हमने कंप्लेंट डाली, उसका प्रोसीजर अभी हम बताएंगे सारा, और जज ने उस पर आखिर में डिसीजन करना है, तो क्या डिसीजन करेगा। सर अगर कॉग्निजेंस लेता है तो केस फिर प्रोसीड होगा उस हिसाब से, नहीं तो केस डिसमिस हो जाएगा। वेरी गुड, कि अगर हमारी कंप्लेंट में कोई भी सब्सटेंस नहीं है तो हमारी कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी, और अगर हमारी कंप्लेंट में कोई सब्सटेंस है तो फिर वो किसको बुलाएगा, किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा अक्षिका। सर केस के अगेंस्ट, एक्यूज के अगेंस्ट। फिर वो अक्यूज के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करेगा, और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होगा। उसके बाद अर्शी ट्रायल शुरू होगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है। उसके बाद क्या सेकंड कंप्लेंट मेंटेनेबल है। अगर कोई एक कंप्लेंट डल चुकी है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, क्या आप दोबारा उसी पॉइंट पे कंप्लेंट डालोगे अनसुईया जी। नहीं सर। और डालनी पड़ जाए तो, मान लो कोई नई चीज आपको हाथ लग गई हो उस पॉइंट को लेकर, तो अनसुईया जी। सर सब दे सकते हैं सर। सर उसी फर्स्ट कंप्लेंट को अमेंड कर सकते हैं, सेकंड नहीं होगा सर। सीआरपीसी में अमेंडमेंट का कहाँ प्रोविजन है। चलिए सर, तो सामान्य अभी हम बताएंगे, डिटेल बताएंगे, वैसे अभी सिनोप्सिस लिखा है सेकंड कंप्लेंट।
उसके बाद जहां पे आपने कंप्लेंट डाली तो वो मजिस्ट्रेट कंपिटेंट ही ना है, जुडिक्शन ना है, तो वो क्या करेगा? इसका भी अभी जवाब इस बेरेक में दिया हुआ है, ये हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक ही रहेगा ये पॉइंट, फिर आगे देखते हैं क्या बनेगी इसमें पोजीशन। तो सर, जहां तक कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट की बात है, इसमें 4 सेक्शन का हवाला दिया। जितने सिनॉप्सिस हमने लिखवाए हर्ष, उन सभी का आंसर इनमें दिया गया है। तो सर, सबसे पहले है सेक्शन 223, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। जब हम कंप्लेन फाइल करेंगे तो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा। हर जी, इससे पहले एक सिनॉप्सिस कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, ये कहां लिख रहा है सहायक जी? सर 21H पे। डेफिनेशन क्लोज में लिख रहा है कंप्लेंट का मतलब, जो ओल्ड में 2D था, नए में अभी हमें देखना है, जो सहायक जी ने बोला। तो डेफिनेशन क्लोज क्या बोलता है, बताइए सहायक जी, कंप्लेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? सर पढ़ो क्या? ना पढ़ना ना है, वैसे बताओ सामान्य तौर पे सर अनसुईया जी। मैजिस्ट्रेट के पास अगर कोई व्यक्ति ओरली या रिटन किसी ऑफेंस के बारे में बोलता है तो फिर उसे कंप्लेंट माना जाएगा। ठीक है, अनसुईया आप बोलिए। सर, जिस जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुई होगी, अगर उसी जुरिस्डिक्शन में मजिस्ट्रेट को कोई ओरली या रिटन सबमिशन दिया जाता है ऑफेंस के रिलेटेड, और वो कॉग्निजेंस लिया जाता है उस हिसाब से, तो उसको सबमिशन वर्ड ठीक कंप्लेंट। रहेगा इसके लिए, सबमिशन वर्ड? नहीं सर, कंप्लेंट ही बोल सकते हैं। कंप्लेंट तो हम बोल ही रहे हैं, कुछ और वर्ड ढूंढो एक, अक्षिका। एलिगेशन, किसी के अगेंस्ट एलिगेशन के बारे में बताते हैं, नोन या हाँ अननोन हाँ, पर्सन। चलिए सर, ये कह रहा है एलिगेशन इसका कीवर्ड है कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई एलिगेशन, एनी एलिगेशन, मतलब किसी भी अपराध के बारे में, एनी एलिगेशन रिगार्डिंग एनी ऑफेंस, वो अगर फाइल करता है मजिस्ट्रेट के सामने, इधर ओरल और रिटर्न, इस व्यू के साथ, इस विचार के साथ, किस विचार के साथ कि सर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और उस ऑफेंस में मैं अपराधी को जानता हूं या हो सकता है कि मैं नहीं जानता, पर मैं ये एलिगेशन इस वजह से लगा रहा हूं कि आप इसमें संज्ञान लीजिए, कॉग्निजेंस लीजिए और पाकिस्तान सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करिए। पाकिस्तान सीआरपीसी नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो कि अब बन गया BNSS 2023, उसमें जो प्रक्रिया दी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कार्रवाई करिए। बोले नीतीश कुमार जी, नीतीश जी बोलो। चलिए, तो इसको हम कंप्लेंट बोलते हैं बेटा। कोई एलिगेशन किसी अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट के पास बोला जाता है या लिख के दिया जाता है, जिसमें हमारा विचार,
हमारा ओपिनियन, हमारा व्यू ये है कि कोर्ट जो है कोड के अकॉर्डिंग कार्रवाई कर दे, उसको कंप्लेंट बोलते हैं। क्या पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट बोलेंगे हर्ष? नो सर, इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर क्या मैं तो हाँ ना में देना है वैसे, नो नो सर। बाकी तो फिर मैं ही बता दूंगा। तो सर कोग्निजे पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट नहीं मानी जाती, परंतु एक डीम कंप्लेनेंट का जिक्र किया हुआ है, एक डीम कंप्लेनेंट का जिक्र किया हुआ है। वो किस केस में होगा? अगर पुलिस के पास कोई केस बना, पुलिस ने एफआईआर लिखी, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने पाया कि भाई ये तो कोई कोग्निजेबल ऑफेंस ना है, ये तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करेगा अनसुईया जी? नहीं सर, नहीं करेगा। और वो एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेज देगा कि हमने एफआईआर करी थी, इन्वेस्टिगेशन करी थी, ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है और अब आप बताओ क्या करना है। ये रिपोर्ट क्या मानी जाएगी अब हर्ष? कंप्लेंट। ये डीम कंप्लेंट मानी जाएगी। और जो पुलिस वाला ऐसी रिपोर्ट को भेजेगा वो डीम कंप्लेनेंट। वो डीम कंप्लेंट मानी जाएगी। तो ये मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कंप्लेंट की और डीम कंप्लेंट की और डीम कंप्लेनेंट की। यहां तक ठीक है? चलिए, अब जहां तक कोग्निजेंस की बात है, जो सेक्शन 210 में लिखा है, जो पुराना 190 था कि कोग्निजेंस 4 तरीकों से लिया जाता है। कोग्निजेंस का कोई डेफिनेशन है सहायक जी? कोग्निजेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर कोग्निजेंस का मतलब है जब कोर्ट उस पे अपना माइंड अप्लाई करे, किसी पॉइंट पे माइंड अप्लाई करे। तो कोर्ट के सामने केस कब आता है, माइंड कब अप्लाई करता है? जब उसके पास कोई मैटर पुलिस रिपोर्ट से आया हो, मतलब एफआईआर दर्ज हुई हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई हो और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस ने चालान पेश करा हो, तो वो क्या हो गया? पुलिस रिपोर्ट। दूसरा कि पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना किया हो या वो मामला पे सिर्फ कंप्लेंट डलती हो, तो हमने मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट फाइल करी है। तीसरा, कोर्ट ने अपनी मर्जी से ही किसी केस का संज्ञान ले लिया। चौथा, कोई एनी इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अगर पुलिस रिपोर्ट आएगी तो वो तो पहली कैटेगरी में ही चला जाएगा अनुसुईया। उसके अलावा कोई रिपोर्ट उसको मिली हो, पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई इंफॉर्मेशन, तो ये 4 तरीके कोग्निजेंस लेने के बताए गए हैं। तो सर जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, ये एक क्वेश्चन मेंस का बनता है। यहां पे पहला पॉइंट बोला, कंप्लेंट फाइल करने वाले को हम क्या बोलते हैं हर्ष? कंप्लेनेंट। तो सबसे पहले कार्रवाई करने से पहले हमें पहले कंप्लेनेंट को सुनना चाहिए कि भाई आप बताओ आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है? यहां तक बोलो ऋषि जी। कुछ नहीं सर। हैंड क्यों रेज कर रहा है सर? तो सर उस केस में मजिस्ट्रेट
कंप्लेनेंट को और उसके साथ जो उस घटना के गवाह उसने बनाए, कंप्लेनेंट सच्चा है लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी अनसुईया जी? सर तो फिर तो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी फिर मामला डामाडोल हो जाएगा। यस सर। गवाह तो होने चाहिए ना भाई, बिना गवाह तो क्या कोई कोर्ट का अंतर्यामी है? वहां तो मामला नहीं जम पाएगा। हालांकि कंप्लेनेंट को भी सुनेगी, पर कंप्लेनेंट भी तो अपने साथ साथ गवाह लेके आएगा ना अपने केस को मजबूत करने के लिए। तो उस केस में कंप्लेंट फाइल होने पर सबसे पहला स्टेप है हर्ष, मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को और उसके साथ आए गए विटनेस को उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा राइटिंग, ठीक है? और एविडेंस रिकॉर्ड करने पर किस किस के साइन होंगे सहायक जी? सर कंप्लेनेंट, विटनेस और मैजिस्ट्रेट तीनों का। तो कंप्लेनेंट ने गवाही दी है तो कंप्लेनेंट और जज का, विटनेस ने गवाही दी है तो विटनेसेस का और जज का, अगर दोनों ने गवाही दी है तो दोनों के भी साइन होंगे और जज के भी साइन होंगे, सिंपल। परंतु यहां नए एक्ट में एक्यूज को मौका देने की जिक्र पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है कि कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस बिना एक्यूज को सुने नहीं लिया जाएगा। ये नई चीज है एक्ट का, पुराने एक्ट में नहीं थी, ठीक है? यहां तक। उसके बाद दो अवस्थाओं में कंप्लेनेंट की गवाही को लिखना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट पकड़ में आया अनसुईया जी? दो केस में अभी हम बताएंगे कौन से केस, दो सिचुएशन। अगर अक्षिका आप पब्लिक सर्वेंट हो और आपके साथ कोई अपराध जब किया गया है जब आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, आपने उस बात की कंप्लेन मजिस्ट्रेट को फाइल कर दी, तो क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो, क्योंकि वो ऑफेंस आपकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के दौरान हुआ, तो आपकी कंप्लेंट को ही हम सफिशिएंट मान लेंगे, आपकी पर्सनल विटनेस लेने की आवश्यकता ना है, पर्सनल आपकी गवाही रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है हर्ष यहां तक? दूसरा एक वर्ड है मेक ओवर, क्या मतलब होता है इसका हर्ष? सर मेक ओवर मतलब कि केस ऊपर से नीचे जा रहा है, और कमिटल का? नीचे से ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। मेक ओवर का मतलब है कि गंगा से गोमती तक, और कमिटल का मतलब है यमुना से गंगा की तरफ, ठीक है यहां तक? तो सर अगर मान लो मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेन डली और उसने विटनेसेस के या कंप्लेनेंट के या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया हर्ष ओरिजिनल जज ने, और फिर उसने जो है वह कंप्लेन
अपने सबऑर्डिनेट को भेज दी। तो जब एक बार गवाही हो चुकी है, तो जब वह कंप्लेंट दूसरे के पास गई, दूसरे मजिस्ट्रेट के पास, तो दोबारा क्या वो रिकॉर्ड करेगा गवाही? हर्ष, क्यों? क्योंकि सर एक बार हो चुकी है तो फिर दोबारा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा पूरा। कोई पॉइंट ही नहीं। तो दो सिचुएशन बताए जिसमें कि गवाही नहीं की जाएगी। ठीक है अक्षिका, अनुसुईया जी, बोलो सहायक जी। सर एक वर्ड मेकआउट बोला आपने और दूसरा वर्ड कमिटल प्रोसीडिंग, वो आएगा भी, वेट करो, अभी आएगा इसी चैप्टर में। कमिटल प्रोसीडिंग, कमिट करना। ठीक है यहां तक? उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, ये खिलाफ, ये भी नया नया कंसेप्ट जोड़ा है हर्ष यहां पे, कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हो कि भाई उसने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती, कंप्लेंट फाइल करी आपने अनुसुईया, तो उस केस में कोर्ट कोग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि वह कंप्लेन उसके सुपीरियर ऑफिसर से रेफर होके ना आई हो, और जिसके खिलाफ वो डली है उस पब्लिक सर्वेंट को भी अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। कुछ पल्ले पड़ा हर्ष यहां तक? अनुसुईया जी। सर ये जो अपॉर्चुनिटी वाली बात बोले, सर ये किसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? पब्लिक सर्वेंट को जिसके खिलाफ केस हमने डाला है। पहले तो था पब्लिक सर्वेंट ने केस डाला तो उसकी एक गवाही करवाने की जरूरत ना है। यहां ये अलग है, ये बाद में अमेंड किया, इस एक्ट में नया पॉइंट आया। इफ ए केस इज फाइल, इज ए कंप्लेंट इज फाइल अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट, द कोर्ट हैव नॉट टेक cognizance unless until give a opportunity to the public servant, such public servant, and such complaint is referred from the superior officer of such public servant. ठीक है यहां तक? चलिए, ये एक सेक्शन अभी हमने पूरा किया है। इसमें कोई पॉइंट है जो समझ में ना आया हो? ये बेसिक है। उसके बाद सर इसमें सुप्रियर पब्लिक सर्वेंट का क्या रीति होगा? इस सुपीरियर सुप्रियर पब्लिक सर्वेंट के बारे में जो बताए हैं, अगर मान लो सिपाही के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो इस केस में पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट में वो कंप्लेंट उसके सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू आनी चाहिए। ये हमने बोला। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफ ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय कोई अपराध करता है तो वह कंप्लेंट उसके सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू कोर्ट के पास आनी चाहिए। तुलसी जी। ये सर समझ। ठीक है अक्षिका, चलिए। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि वीडियो कैमरा ऑन करिए, जिसका भी प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन रखिए,
ये हम कहना चाह रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, ये हम कह रहे हैं। और क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करिए, वो एंड में हम आपसे पूछेंगे। और रीडिंग के लिए हमेशा तैयार रहिए, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। बोलिए नवीन जी, बोलो नवीन जी। चलो, तो सर अगला जो पॉइंट है वो बात कर रहा है, अगर कोई कंप्लेंट बिना जुडिक्शन के डल गई हो तो क्या होगा उस कंप्लेंट का। तो इसमें दो सिचुएशन बताई है अनिल जी। पहली, हमने बोला ना कंप्लेंट सिर्फ लिख के ही हो सकती है, ये बोला अनसुईया। सर ओरली भी हो सकती है। तो अगर आपने ओरली किसी जज को कंप्लेंट करी लेकिन उसका जुडिक्शन नहीं था, तो वो आपको क्या बोलेगा अनसुईया जी। सर जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में वहां पे केस देने को बोलेगा सर। तो आपने तो ओरली बोला है ना, तो आपने ओरली बोला तो वो भी आपको ओरली बोल देगा, जाओ भाई प्रॉपर कोर्ट में जाओ। सर वो ट्रांसफर कर देगा फिर वो एप्लीकेशन जो भी है। सर ओरली बोल रहा हूं मैं बार बार मैम। अच्छा तो फिर तो ओरली ही बोलेगा सर। जब आप ओरली बोल रहे हो जी इसमें केस को संभालो, वो कहेगा मेरे पास ना, वापिस जाओ कहीं और, मतलब जहां भी जाओ। और अगर आप लिख के दोगे तब क्या होगा हर्ष। तो सर वो जहाँ पे प्रॉपर कोड होती है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देगा एंडोर्समेंट के साथ। हाँ, लेकिन अगर राइटिंग वाली है, क्योंकि वो तो फिर फाइलिंग होती है। तो अगर राइटिंग वाली है तो राइटिंग के केस में तो हर जी पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट होता है ना, फाइलिंग का, नंबरिंग का, सीरियल का। तो उस केस में तो फिर कोर्ट को भी अपने जुडिक्शन ना होने की एक नोट बना के भेजना पड़ेगा, लिख के भेजना पड़ेगा कंप्लेंट के ऊपर कि भाई मेरे यहां फाइल हो गई थी पर मेरे को जुडिक्शन नहीं है, तो आप प्रॉपर प्रॉपर कोर्ट में जाइए। वो उस पर नाम लिखे या बोल दे, वो मौके के ऊपर होता है। ठीक है, यहां तक ये अगला सेक्शन था। अब इसमें बोलो साहब। सर एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? नोटिंग ही होता है, नोट बना के भेज देगा भाई मैं जी ये सिचुएशन है एंड आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट, आई हैव नो जुडिक्शन एंड रेफर टू द मैटर टू द प्रॉपर कोर्ट। अब एक पॉइंट बताना है हर्जी, अगर कंप्लेन में कंप्लेंट के एविडेंस होने के बाद, कंप्लेनेंट को सुनने के बाद, कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अगर कोर्ट को ये लगे कि इसमें कुछ भी दम ना है, तो वो क्या करेगा बेटा? डिसमिस कर देगा। ये बात लिखी हुई है 226 में। अभी हमने 223 पढ़ाया। मेरी आवाज आ रही है हर्ष? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। 223 पढ़ाया, 224 पढ़ाया और 226। अब बच गया एक सेक्शन 225। बोलो हर्ष। सर आई थिंक किसी ने अपना स्क्रीन शेयर किया है, तो आप उनको बोलिए जरा स्क्रीन शेयर, क्योंकि दो दो स्क्रीन आ रही है। ये उस्मा अजीम ने किसी ने स्क्रीन शेयर किया है। हाँ कर दिया था। हाँ,
तो सर अगला एक क्वेश्चन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे, हम इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। अब कमिंग पॉइंट को 225, जब मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं, उन्होंने गवाही ले चुका है, अब उसको कंप्लेंट का 2 रिजल्ट बोला हमने, अनसुया ने बताया भाई अगर कुछ ना है तो डिसमिस हो जाएगी, और अगर है तो फिर हम एक्यूज को कोर्ट में बुलाएंगे, कोर्ट में उसके खिलाफ केस करेंगे, ट्रायल होगा। ठीक है, ट्रायल होगा, ट्रायल होगा। तो कोर्ट को अगर लगे कि भाई एक्यूज के खिलाफ, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई ना सहायक जी, उसके बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है, पहले सम्मन इशू करने से पहले, वारंट इशू करने से पहले, तो क्या वो हेल्प ले सकता है? वो एक प्रावधान इसमें बताया। अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई मामला आया और वो कंप्लेंट भुवनेश्वर में डली और एक्यूज भी भुवनेश्वर में रह रहा है, केस में कोर्ट जो है डिसीजन करने से पहले उस केस की इंक्वायरी खुद या अपने सबॉर्डिनेट या किसी पुलिस वाले से करवा सकता है, करवा सकता है, करवाएगा नहीं, डिस्क्रिशन है। परंतु अगर एक्यूज कोर्ट जो है भुवनेश्वर की है और एक्यूज रहता है पुरी में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वहां पे तो एक्यूज को कोई ऑर्डर करने से पहले उस एक्यूज की इंक्वायरी खुद द्वारा, अपने सबॉर्डिनेट के द्वारा, या इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा अनसुया? पुलिस के द्वारा। वो करवानी पड़ेगी, पड़ेगी, वहां पड़ेगी। अगर एक्यूज उसके जुरिक्शन में रहता है तो कोर्ट की मर्जी है, और अगर एक्यूज उसके जुरिक्शन से बाहर रहता है तो कंपलसरी है कि आप उस एक्यूज की इंक्वायरी करवाओ। किस वास्ते अनिल जी? मैटर का सर मतलब पता करने के लिए कि मतलब फैक्ट्स पता करने के लिए कि एक्चुअल में ये सही बात कंप्लेन जो की गई वो ठीक है या नहीं। वेरी गुड। तो इंक्वायरी इस बात की होती है, इन्वेस्टिगेशन इस बात की होती है कि जिससे कि मजिस्ट्रेट ये इंश्योर कर सके कि जो कंप्लेंट आई है उसमें मैं समनिंग करूं या ना करूं, एक्शन लेऊं या ना लेऊं। वो अभी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। He required assistance. Then he gave an order to his subordinate for inquiry or to a police officer for investigation. इसकी बातें हमने आपको बोली है। यहां तक समझ में आया अक्षिका? हाँ जी सर। सहायक जी बोलो। सर यहाँ पर
एक्यूज्ड के अगेंस्ट इंक्वायरी करने का बाद एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा। बुलाने का तो मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया। सर इससे पहले हमने पढ़ा कि एक्यूज्ड को भी सुना जाएगा, तो फिर वो लिखा है एट द टाइम ऑफ द विटनेसेस, जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो वहां पे जो है एक्यूज को मौका दिया गया है। ये नया कंसेप्ट अभी आया सुनने का वहां पे। अब इंक्वायरी में तो जज जो है एक्यूज को सुनेगा ही भाई। इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस वाला एक्यूज के पास ही तो जाएगा, बता भाई तेरे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, बताओ तो आपने क्या किया क्या नहीं किया। वो तो पुलिस करेगी ना इन्वेस्टिगेशन, तो एक्यूज के पास जाके। वो तो जज करेगा ना इंक्वायरी, उसका सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट एक्यूज के पास जाके। ये मैंने बोला। या कुछ और क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर जो हमने इंक्वायरी के बाद पढ़ा एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ये एक्यूज्ड को सुनने के बाद इंक्वायरी होगा कि सुनने के पहले ही? नहीं, अब तो इन्होंने बोल दिया ना कि भाई शुरू में ही हम उसको सुनेंगे। पहले तो ये कंसेप्ट ही नहीं था एक्यूज को सुनने का, और इंक्वायरी का ये पोजीशन थी वहां पे, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की। पर अब तो इन्होंने बोल दिया कि भाई शुरू में ही हम उसको सुनेंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोर्ट को कोई जजमेंट करने में परेशानी आ रही है अनुसुईया, तो कोर्ट क्या करेगा फिर? पोस्टपोन कर देगा फिर वो सम्मन या वारंट को पोस्टपोन करेगा और क्या करेगा अनुसुईया जी? फिर से री इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा और खुद या अपना सबॉर्डिनेट या पुलिस उस केस की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करेगी इस पॉइंट पे कि क्या इसने कोई अपराध करा है या ना करा, क्या इसके खिलाफ हम सम्मन इशू करें या ना करें, क्या इसके खिलाफ कोई वारंट करें या ना करें। बोलो अनुसुईया। सर ये जो आपने बोला कि एक्यूज को सुना जाएगा, सर ये पर्टिकुलर किस स्टेज में सुना जाएगा, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया नए वाले एक्ट में। मैंने बेटा बार बार बोला है, ऑफेंस में सर, सेम ऑफेंस। एक सेकेंड, हमने बार बार बोला है कि ये कंसेप्ट यहां पे नहीं था पहले। पहले तो उसको जब उसके खिलाफ सम्मन हो जाता था तो उसको कोर्ट में लाया जाता था। इंक्वायरी करनी थी या इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो पुलिस उसके पास जाती थी और वहां उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करती थी। पर अब इन्होंने शुरू के ही क्लोज में लिख दिया कि कोई भी केस का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको ना सुने। मतलब शुरू में ही एक्यूज को सुना जाएगा कि आपके खिलाफ कोई केस बनता है या नहीं बनता। अगर वो फेल हो जाता है तो एक्यूज कंप्लेनेंट की गवाही ले लेगा और कार्रवाई आगे शुरू हो जाएगी। इनिशियल स्टेज में तो एक्यूज बोलो डिनाई तुलसी ही जी। करेगा। है तो मैंने ये बोला कि इनिशियल स्टेज में जब एक्यूज को सुना जाएगा तब वो तो डिनाई ही करेगा ना सर। डिसाइड तो कोर्ट करेगी ना सर। ओके। अपॉर्चुनिटी मिली है भाई, आप अपने बारे में बताइए, कंप्लेंट आई है। अगर वो कन्विंस हो गया तो वहां डिसमिस हो जाएगी। अगर कन्विंस ना हुआ तो कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस की गवाही रिकॉर्ड हो जाएगी। बोलो तुलसी जी। सर इंक्वायरी तो कॉन्ग्रिजेंस से पहले ही होगी ना? कॉग्निजेंस से पहले नहीं बेटा, ये इंक्वायरी का पॉइंट दूसरा है बेटा। ये इंक्वायरी
केस को डिसाइड करने के लिए नहीं, ये इंक्वायरी एक्यूज को हम सम्मन करें या ना करें। मैंने एक बार एक सिनोप्सिस भी लिखवाया हर्ष कि 156(3) उसमें भी इन्वेस्टिगेशन है ना, और 202(1) जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी इन्वेस्टिगेशन। सर दोनों इन्वेस्टिगेशन में अंतर है। वहां पे पुलिस वाले के पास जब पुलिस एफआईआर दर्ज करता है तो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वहां पुलिस के पास क्या पावर है हर्ष? सर पुलिस के पास पावर है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है और उसमें चार्जशीट वहां तो सारे केस को प्रूव करने के लिए गवाही इकट्ठी करनी है, लेकिन यहाँ क्या करवा रहे हैं हम उससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ष? ये पता करवा रहे हैं कि फैक्ट सही है या नहीं है। यहाँ हम सिर्फ पुलिस वाले से या मजिस्ट्रेट से या इंक्वायरी करवा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं कि भाई आप हमें हमारी हेल्प करो, मजिस्ट्रेट की हेल्प करो कि हम इसके खिलाफ सम्मन करें या ना करें। ये फर्क है दोनों इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में। तो सर चार्जिंग स्टेज में होता है ना, संज्ञान लेने के बाद जो चार्ज स्टेज होता है। नहीं बेटा, अभी वो कुछ नहीं आएगा, अभी चार्ज वार्ज कुछ नहीं आया अभी इसका। अभी इसका कुछ नहीं आया, अभी ये सिर्फ कंप्लेंट पे डिसीजन हो रहा है कि उसने कोई केस, उसके खिलाफ कोई केस बनता है या नहीं बनता। बताइए अनसुईया जी। वही सर। बोलो तुलसी जी बोलो। सर तो ये तो वही हुआ ना, संज्ञान से पहले वाली इंक्वायरी, जो इस पे बन रहा है केस या नहीं बन रहा है, तो उसके बाद है ना कॉन्ग्निजेंस होता है, संज्ञान लिया जाता है। नहीं अभी आप सुनिए एक बार दिखा थोड़ा, अभी सुनिए। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था तुलसी कुमारी जी, हर्ष जी, अनसुईया जी, अनिल जी, अक्षिका जी कि क्रिमिनल प्रोसीजर को इनिशिएट करने के दो तरीके हैं, एक एफआईआर और एक कंप्लेंट केस। कंप्लेंट की 3 स्टेज है। एक कंप्लेंट फाइल करना, फिर उस कंप्लेंट का एंड रिजल्ट होता है कि या तो वो कंप्लेंट में कुछ सब्सटेंस नहीं निकला तो वो डिसमिस हो जाएगी, और अगर उस कंप्लेंट में सब्सटेंस निकला तो हम एक्यूज को बुलाएंगे एज ए एक्यूज। जब वो यहां आ जाएगा बेल कराएगा हर्ष, और उसके बाद फिर उसका ट्रायल शुरू होगा। फिर वहां पे उसके चार्ज फ्रेम होंगे, और फिर वहां पे पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू आएगा, और फिर वहां पे उसका जजमेंट होएगा। अभी तो ये कंप्लेन मेंटेनेबल है या नहीं है वो स्टेज है। इस स्टेज में एक्यूज के खिलाफ कोई केस बना या ना बना, इस बारे में कोर्ट और सबूत लेने के लिए, अपने आप को एश्योर करने के लिए, अपने जूनियर से या किसी पुलिस वाले से, क्योंकि पुलिस जो खोजबीन करता है ना उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और जज जो खोजबीन करता है उसको इंक्वायरी बोलते हैं। तो अभी कॉग्निजेंस लेने वाला जज अपने असिस्टेंस के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं एक्यूज को सम्मन करूं या ना करूं। तुलसी जी। चलिए, तो सर अभी हमने बोला
अगर तो मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में एक्यूज है तो ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी ना है। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन से बाहर का एक्यूज जो है ना, किसी दूसरे एरिया में रहता है, कंप्लेंट गुड़गांव की, कंप्लेनेंट गुड़गांव का, कोर्ट गुड़गांव की, लेकिन एक्यूज रह रहा है दिल्ली, तो वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा करवानी ही पड़ेगी ताकि वो उस पर डिसीजन ले सके। अब ठीक है यहां तक हर्ष? हाँ। परंतु किस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता अनुसुईया जी? सर अगर वो कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट हो तो। वो नहीं बोला था, मैंने बोला किस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। मैंने बोला कि किस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो इसकी दो चीजें हैं, दो चीजें सुनो, इसके दो सिचुएशन है। पहली, जो कंप्लेंट फाइल करी गई अनिल, वो उसमें जो ऑफेंस है ना, वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है ही ना, वे ऑफेंस सेशन ट्रायल है। तो मजिस्ट्रेट कह रहा है भाई फिर मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? जब कंप्लेंट ही मजिस्ट्रेट ने, जब कंप्लेंट ही सेशन ने सुननी है तो मैं अपना क्यों दिमाग लगाऊं? तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला कहां चला जाएगा हर से? वहां सेशन ट्रायल। सीधी सी बात है। और अगर मान लो किसी केस में अभी कंप्लेनेंट के या विटनेस के गवाही ना ली गई, स्टेटमेंट ना लिया गया, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दे हम हर्ष? सर अभी स्टेटमेंट ही ना लिया, गवाही ना ली उनकी, तो इन्वेस्टिगेशन काहे की? तो दो अवस्थाओं में इन्वेस्टिगेशन का मना किया गया है। तो सर जब हम इंक्वायरी करेंगे उस मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए, तो वो मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करेगा ना, वो सिर्फ ओरली बात सुन के आ जाएगा या गवाही भी लेगा कोई? अक्षिका? सर एविडेंस तो कलेक्ट करेगा ही। हाँ, तो वो मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कर रहा है, मेन मजिस्ट्रेट की हेल्प कर रहा है, वो गवाही तो इकट्ठी करेगा ना, जब भी तो उसको हेल्प मिलेगी, जब भी तो डिसीजन ले पाएगा। ये बात इसमें कही गई है कि इंक्वायरी में ओथ पे गवाही ली जा सकती है। ठीक है यहां तक? सर अब इसने कहा, अर्जी आप बताइए, अगर कोई सेशन ट्रायल है और कंप्लेंट डली मजिस्ट्रेट के यहां शुरू में, तो अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट करेगा क्या? कमिट कर देगा। क्या मतलब क्या करके करेगा, कुछ भी करेगा या कुछ भी ना करे? सर क्योंकि उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, वो ट्राई करने की पावर नहीं है, तो उसको कमिट कर देगा, ऊपर की कोर्ट में भेज देगा। तो सर मजिस्ट्रेट है ना, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तो नहीं करेगा, परंतु वो सारे कंप्लेनेंट, विटनेसेस, उन सब की गवाही ले ला के फाइल बना बुना के, और वो फाइल वो सेशन में भेज देगा। ठीक है अनुसुईया जी, अक्षिका जी, सहायक जी? ठीक, आगे
एक लाइन सिंपल है, सेटल लो है। सायक जी आप बताओ कि अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, ये बात तो आपकी समझ में आती है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट सहायक जी को बोले कि भाई आप कर दो इन्वेस्टिगेशन, तो आपके पास क्या पावर होगी उस इन्वेस्टिगेशन में? सर जितना पावर पुलिस के पास होता है उसे इन्वेस्टिगेशन करने में, तो उतना पावर सारी सारी या कुछ कुछ एक्सेप्शन है? सर सारी। अरेस्ट भी कर लो, अरेस्ट की नहीं होगी, सारी होगी पर अरेस्ट की नहीं होगी। अरेस्ट की तो जब कोर्ट कहे जब ही कर लो, बाकी उस केस में इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की जो पावर होती है वो सारी पावर आपके पास रहेगी, एक्सेप्ट अरेस्ट। ठीक है यहां तक? अब मोटा मोटा कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर होता है? जब आप कंप्लेंट फाइल करो तो आपको उसका कंक्लूजन पे कैसे लेके जाना है, वो सारे स्टेप मैंने अभी आपको बताए। अब इसमें अगर कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ सब्सटेंस है, तो वो क्या स्टेप लेगा हर्ष? तो वो सर प्रोसेस इशू कर दे, इशू समन इशू कर देगा एक्यूज को और फिर ट्रायल स्टार्ट करेगा। अगर कोई केस 2 साल, जिसकी सजा 2 साल से कम की है, तो वो क्या क्या प्रोसेस लेगा? सर 2 साल से कम किए तो समन केस की तरह ट्रायल करेगा उस केस में। ट्रायल का तो बात ही ना आया, अभी तो बुलाने की बात है। मतलब सम्मन जारी करेगा या वारंट जारी करेगा? सर सबसे पहले समन जारी करेगा। सबसे पहले नहीं, अगर सम्मन केस है, कंप्लेंट केस, अगर कंप्लेंट जो आपने डाली ना अनसुईया, उसके में वे सेक्शन है जो कि एक सम्मन केस के हैं, मतलब 2 साल से कम के वाले हैं, तो कोर्ट सम्मन जारी करेगा। और वे सेक्शन 2 साल से ज्यादा की सजा वाले हैं, तो क्या करेगा अक्षिका? सर वारंट जारी करेगा। उस केस में अनसुईया वारंट भी जारी कर सकता है या सम्मन भी जारी कर सकता है अपीयरेंस के लिए। ठीक है? अब अगर आप अगर आपने कंप्लेंट फाइल करी तो उसमें आपने कोई विटनेस ना लिखा, तो उस केस में कोई भी सम्मन या वारंट इशू नहीं किया जाएगा। आपकी कंप्लेंट के साथ क्या और होना चाहिए हर्ष नायक जी? सर विटनेस। लिस्ट ऑफ विटनेसेस और होना चाहिए। जब सम्मन आप जारी करो तो कंप्लेंट की कॉपी भेजना जरूरी है अनिल जी? यस सर। क्या? कंप्लेन का कॉपी भेजना जरूरी है सर, चलिए, तभी वो जान पाएगा। और अगर आप कंप्लेंट फाइल करो और उसमें आप पीएफ ना लगाओ, तो उस केस में क्या होगा अनिल जी? फिर सम्मन इश्यू हो जाएगा। क्या ना लगाओ सर? प्रोसेस फीस तलबाना। हमसिया जी? नो सर। नहीं सर, नहीं होगा, कोर्ट फीस लगाना जरूरी है सर। अगर कोर्ट फीस नहीं, इसको पीएफ बोलते हैं, प्रोसेस फीस बोलते हैं, तलबाना बोलते हैं। अगर पीएफ ना लगाओ, तलबाना ना लगाओ, तो उस केस में आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है, कोई सम्मन इश्यू नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह।
ठीक है अर्जी यहां तक? चलिए अब 228 है, अगर कोर्ट में एक्यूज ना आए तो वो कैसे बच सकता है? अगर ना आएगा तो कोर्ट क्या करेगा? अनिल पहले ये बताओ। अगर एक्यूज नहीं आएगा तो सर अगर मतलब एक्स पार्टी भी दे सकता है, अदरवाइज तो वो क्रिमिनल arrest- केस भाई, कौन सी एक्स नहीं पार्टी? सर, क्रिमिनल केस। हाँ हाँ सर, तो वो वांट मतलब अरेस्ट के लिए वांट देगा सर। बेल जंप हो जाएगी, वारंट हो जाएगा हाँ जी। वगैरह वगैरह। ठीक है, कैसे बच सकता है हर्ष? एग्जेम्पशन एप्लीकेशन मूव करके। एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगा दो भाई बस। उसके बाद कुछ पैटी केस भी होते हैं। तो पैटी केस का मतलब क्या होता है हर्ष, अनसुईया? सर जो ऑफेंसेस 5000 रुपीज से कम फाइन लगेगा वो सर। पहले ये पता ना 100 रुपए थे, कुछ देखना पड़ेगा एक बार। पहले पैटी ऑफेंस वे होते थे जिसमें फाइन 100 रुपए का हो। एक बार चेक करना भाई, देख मैं पक्का पक्का नहीं बोल रहा इस बात को। अब ये बढ़ा के 5000 बोल दिया। ठीक है यहां तक? उसके बाद 230, जब कोई केस पुलिस रिपोर्ट पे आएगा, मतलब एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस ने चालान पेश करा और सारा चालान हमने मजिस्ट्रेट के यहां पेश कर दिया, उस दिन एक्यूज को भी बुला लिया। तो पहला काम मजिस्ट्रेट क्या करेगा अक्षिका? आवाज आवाज ना आ रही अनसुईया। सर वो जो पुलिस रिपोर्ट का कॉपी होता है और फिर जो स्टेटमेंट रहता है उसका कॉपी हो गया, एफआईआर का कॉपी हो गया, दोनों को सर वो प्रोवाइड करेगा, जैसे एक्यूज को और कंप्लेनेंट को, बोथ। तो वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट की पहली कंप्लाइंस है कि 230 की कंप्लाइंस करना, जिसका मतलब होता है कि जो पुलिस रिपोर्ट पे केस बना है जिसमें कि एफआईआर है, 161 के बयान है, 164 के बयान है या कोई और बयान है, वो पूरा एक डॉक्यूमेंट हर्ष, पूरी डिटेल हमें किसको देनी है हर्ष? सर एक्यूज को भी और विक्टिम को भी। विक्टिम तो चल ही रहा है, एक्यूज को देनी है भाई। ओडी अल्ट्रम पार्टम फेयर ट्रायल 230। ठीक है, और यहां पे कोई कंप्लेंट केस है और एक्यूज को बुलाने के लिए हमने सम्मन कर दिया या वारंट कर दिया, तब क्या होगा अनसुईया? सर वो जो कंप्लेन केस का कॉपी देना पड़ेगा फिर। तो जो कंप्लेंट के डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजें भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये लिखा हो रहा है 231 में। ठीक है यहां तक? अब जो है सहायक जी जो आप बोले थे ना कमिटल प्रोसीडिंग 232, अगर कोई केस सेशन ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट उस केस को, उस फाइल को सेशन में भेज देगा, पीपी को नोटिस कर देगा, एक्यूज को इंटीमेट कर देगा कि भाई जाओ और अपने सेशन से मिलो। यहां मजिस्ट्रेट से मामला कहां गया सहायक है? सेशन कोर्ट के पास। इसको कमिटल प्रोसीडिंग बोलते हैं। ठीक है यहां तक?
सहायक जी, अनसुईया जी, चलिए 233 क्या है ये? अगर किसी एक घटना का आपने कंप्लेंट फाइल करी, ठीक है अनिल जी, और उसी घटना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी है, तो क्या होगा अनसुईया जी? सर कंप्लेन केस प्रिवेल करेगा सर उस केस में। अगर ये घटना की एफआईआर दर्ज है और उसी घटना की कंप्लेंट डली है मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को स्टे करेगा और पुलिस वाले से एफआईआर के केस की पुलिस रिपोर्ट की वेट करेगा। पुलिस रिपोर्ट आने पर अगर तो अगर तो अगर तो दोनों ही केस का, पुलिस केस का और कंप्लेंट केस का, एक्यूज सेम है, तो क्या करेगा दोनों को सहायक? सर आपके खिलाफ एक एफआईआर है और एक कंप्लेंट है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? दोनों एक्यूज तो एक ही है ना, घटना तो एक ही है ना, दोनों को क्लब कर लेगा और ऐसे ट्रायल करेगा कि जैसे वो केस कंप्लेंट केस नहीं, उसका वो पुलिस रिपोर्ट पे आपके खिलाफ केस हुआ हो, ऐसे वो उसको ट्रीट करेगा। कुछ पल्ले पड़ा सहायक जी, अनसुईया जी? अगर एक्यूज सेम है एफआईआर में, कंप्लेंट केस में, तो दोनों कार्रवाई को क्लब कर देंगे और पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल कर देंगे। वारंट केस ऑन पुलिस रिपोर्ट। सर अगर रिपोर्ट जो है वो एक दूसरे केस से रिलेट नहीं करता है तो? सर क्लियरिटी ऑफ वॉइस नहीं है आपकी रोजी जी। और हर्ष जी, अगर कंप्लेंट केस में एक्यूज अलग है और एफआईआर में एक्यूज अलग है, पुलिस रिपोर्ट का एक्यूज अलग है, अनसुईया, फिर क्या करेगा हर्ष? फिर दोनों सेपरेट चलेंगे सर, कंप्लेंट केस वाला कंप्लेंट केस की तरह और एफआईआर की तरह। अभी तो हमने स्टे किया हुआ है ना कंप्लेंट को। तो फिर वो इंक्वायरी जो है इंक्वायरी और ट्रायल में स्टार्ट हो जाएगा। रोजी जी कैमरा ऑन करिए, वॉइस क्लियर करिए, अनसुईया बोलो। तो जो इंक्वायरी स्टे किया हुआ है वो फिर प्रोसीड होगा उस हिसाब से, अगर अलग है तो। स्टे किया हुआ है हर्ष, एक्यूज सेम है तो भाई क्लब कर दो, एक्यूज अलग है तो भाई कंप्लेंट को क्यों स्टे कर रखा है?
उसको ऑनगोइंग करो, उसको चलने दो, पुलिस रिपोर्ट को अपने लेवल पे चलने दो, कंप्लेंट को अपने लेवल पे चलने दो। ठीक है यहां तक? चलिए सर, तो ये मोटा मोटी हमने आपको बेसिकली समराइज करें हम आपको तुलसी कुमारी जी, डबल टू थ्री सेक्शन, डबल टू फोर, डबल टू फाइव, डबल टू सिक्स, डबल टू सेवन, ये करने ही करने हैं, और 233 ये कंप्लेंट के लिए हमने आपको करवाए। अब इसमें एक दो केस लो और बोल देता हूं मैं आपको। जिसमें कहा गया पहला केस लो, वीनू भाई हरि भाई मालवीय, वीनू भाई हरि भाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। लिख लिया? ये सबसे लैंडमार्क जजमेंट है, सबको इसकी समरी पढ़नी चाहिए। इसमें बताया गया है इसकी समरी पढ़िए, फिर बात करते हैं। बीनू भाई हरी भाई वर्सेस मालवीय, मालवीय मालवीय। वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ओके। उसके बाद ये इसका लैंडमार्क जजमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसकी समरी पढ़िए फिर मेरे से सवाल जवाब करिए। दूसरा है पूनम चंद जैन, पूनम चंद जैन वर्सेस फजरू, FAZRU। इसमें कहा गया कि सेकंड कंप्लेनेंट जनरली मेंटेनेबल नहीं है, परंतु अगर कोई फर्स्ट कंप्लेंट का ऑर्डर है ना अनुसुईया, जजमेंट, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाला है वो ऑर्डर, अनजस्ट या फुलिश है वो जजमेंट, या कोई न्यू फैक्ट आ गया, तो क्या हो सकता है अनुसुईया जी? तो तब सेकंड कंप्लेन किया जा सकता है। सेकंड कंप्लेंट मेंटेनेबल है, जनरली नो। पहले दो केस लो लिखो, फिर बात करते हैं। अभी मैं आधा अधूरा नाम बता रहा हूं, इतना ही, बाकी तुम खुद देखना। जैसे मेरे को याद है उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं। अभी ये पूरा नाम नहीं है, हालांकि जरूरत नहीं है पूरे नाम की। सुकुमार, SUKUMAR वर्सेस सुनद, SUNAD। अगर कोई फॉर्मल डिफेक्ट हो गए हो तो CRPC की कंप्लेन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। हालांकि अमेंडमेंट का प्रावधान नहीं है कहीं भी CRPC में। दूसरा है कनप्पा रेड्डी, कनप्पा रेड्डी
वर्सेस स्वर्ण कुमारी। डोमेस्टिक वायलेशन की कंप्लेन में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। वहां उसमें लिखा हो ना अमेंडमेंट का कोई प्रावधान डीवी एक्ट में, अनसुईया? नहीं सर, नहीं लिखा। केस लॉ में बताए। और मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करे, क्या उसकी रिव्यू हो सकती है हर्ष? नहीं सर। आरपीसी में तो रिव्यू का प्रावधान ही ना है। केस लो लिखो, के एम मैथ्यू वर्सेस केरला। रिव्यू अलाउड। अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल। अबव जजमेंट ओवर रूल्ड। बताओ सर, आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेरी वगैरह हो तो पूछ सकते हो। हर्ष, रीडिंग का सर नहीं बन पाएगा, सर रीडिंग नेक्स्ट करिए क्लासेस अपने कब आप होगी बेटा। फिर आपकी? सॉरी, नेक्स्ट क्लासेस कब होगा फिर आपकी? कल 6 से 7:30। ओके डेली 6 बजे से लेके 7:30। ओके, थैंक यू। बोले अनसुईया जी। सर इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है सर? सॉरी, सर इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन मेंस में? कंप्लेंट को लेके आ सकता है कुछ भी। जैसे हमने लास्ट का बताया कि अगर कंप्लेंट डली हो और एफआईआर हुई हो तो क्या बनेगा, लास्ट वाला 233, वो कई बार आता है बेटा। उसके बाद जो है 202 के बारे में भी कई बार आता है। मतलब जो अब बना है ना अगला पोस्टपोन वाला, ठीक है। और प्री में तो सवाल आते ही आते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते आते हैं। जैसे एक बार आ गया था डीवी का, आ गया था कि भाई डीवी की कंप्लेंट में अमेंडमेंट हो सकता है, मैंने केस लो लिखवाया। रिव्यू का आ सकता है, ठीक है ना। तो और एक मालवीय भाई वाले केस का आ सकता है। वो एक बार आप पढ़ के आओ तो मैं आपसे उस पर बात करूंगा। 2 लाइन बोल देता हूं अभी, अगर आप कहो तो। अगर आपका कोई कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो मैं हरि भाई वाले केस की 2 लाइन बोल देता हूं। पहले यह रूल था 40 साल, अनिल जी, कि जब आपने कंप्लेंट फाइल करी, कोर्ट ने वो फाइल देखी, तो कोर्ट फाइल देखकर उस समय उसके पास पहला मौका था, पहला और आखिरी, कि वो पुलिस को 156(3) में भेजने का ऑर्डर कर सकता था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे और केस को इन्वेस्टिगेट करे। यहां तक ठीक है अनसुईया? लेकिन अगर मजिस्ट्रेट पुलिस को ना भेजकर कंप्लेनेंट की गवाही शुरू कर दे, मतलब कोग्निजेंस ले ले, आफ्टर कोग्निजेंस
Magistrate have no power to refer the matter under section 1563। पहले 45 साल ये रहा, 45 year। If magistrate have think fit to refer the matter to the police under section 1563, he has to decision on primary level, prima facie, before cognizance। 156(3) में कब भेज सकता था? सिर्फ हर्ष आफ्टर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट सर। कोग्निजेंस से पहले कोग्निजेंस से पहले भेज सकता था 156(3) में। 45 साल वो रूल चला। हरी भाई मालवीय भाई वाले केस में ये कहा कि कोर्ट हैव पावर प्री कोग्निजेंस एंड द पोस्ट कोग्निजेंस, कि पहले भी वो पुलिस को भेज सकता है, और अगर उसने कोग्निजेंस ले भी लिया और उसके बाद क्या लगता है उसको अनसिया? सर कोई डाउट अराइज होता है फैक्ट को लेके, तो ये वो सम्मन- इन्वेस्टिगेशन नहीं, सम्मन इश्यू करने वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं, 202 की इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने बाद वो भी अब कोर्ट को अलाउ कर दिया इस केस लॉ में, और 45 साल की पोजीशन को रिवर्स किया है। सर ये जो आपने बताया, क्लॉज 3 वाला केस में ही अप्लाई होगा ना, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन। एक सेकेंड अंशु, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं अक्षय? सर ये जो आपने बताया था मजिस्ट्रेट के पास 156 क्लॉज 3 वाला प्रोविजन, ये पहले का रूल था, तो वो जो 45 साल चला वो किसी केस में हेल्ड हुआ था या फिर प्रोविजन है सर? और सर केस में हेल्ड हुआ था, लक्ष्मी रेड्डी करके है वो, जब ये पढ़ेंगे ना केस लो उसमें अब सारी फाइंडिंग लिखी हो रही है। ओके सर। एंड एक और देवर सर, जैसे आपने देवरपाली रेड्डी करके कोई एक केस लो था, वो 45 साल चला था। ओके सर। एक सर आपने बताया था अमेंडमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, बट सीआरपीसी में हो सकता है, तो अमेंडमेंट का कोई केस लॉ, वैसे आपने रिव्यू का बताया सर केस लॉ था, तो नहीं, अमेंडमेंट का का केस लॉ लिखवाया है सर। अच्छा बताया था आपने, हाँ। मैं थोड़ा ठीक में टू कुमार वर्सेस सुनद, रूप कुमार, टू कुमार SUKUMAR। ओके सु कुमार वर्सेस सुन, मैं पूरा टाइटल नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा हूं मैं, ओके सर। मैं उस पूरे टाइटल में से कोई एक वर्ड बोल रहा हूं जो मेरे को याद है। ओके सर, तो अगर आप ये नेट पे डालेंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक सर। एंड सर रिव्यू वाला प्रोविजन जो था, जो ओवररूल हो गया था, तो अभी क्या प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, मतलब रिव्यू अलाउड है या फिर नहीं? रिव्यू का ऑर्डर नहीं था, रिव्यू का जजमेंट था, वो जजमेंट हाँ। ओवर रूल्ड कर दिया, और अब आप रिव्यू नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट रिव्यू नहीं कर सकता। मतलब ठीक सर, बस ये। मतलब अगर जो है जज ने किसी एक्यूज को सम्मन करा और एक्यूज आके ना जी इसको रिव्यू कर दो, या उसकी डिसमिस कर दी कंप्लेंट, अब कंप्लेंट कह रहा है ना इस ऑर्डर को रिव्यू कर दो ना, उसको रिवीजन में जाना पड़ेगा ऊपर की कोर्टों में, बजाय उसी कोर्ट के पास जाने के। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, ये बोलो सर ये जो आपने बोला ये ओनली 156 क्लॉज 3 वाला में ही अलाउड है ना सर, 202 में तो अलाउ नहीं है सर। ये जो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस पुलिस सॉरी मजिस्ट्रेट के पास पावर है, भेज सकता है पुलिस को। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो आप, दोबारा बोलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये खाली 156 क्लॉज 3 वाला प्रोविजन में ही अलाउ है ना, या समन और वारंट केस में भी अलाउ है, जिस टाइम में समन नहीं, भेजा जाएगा उसमें नहीं? मैंने सिर्फ ये बोला है
कि पहले ये पोजीशन थी, कंप्लेंट डलने के बाद जैसे ही कंप्लेनेंट आएगा और ये कहेगा कि भाई मेरा केस 156(3) में भेज दो, तो स्टेट के पास उस समय चॉइस थी कोग्निजेंस लेने से पहले पहले कि चाहे तो अपना दिमाग ना लगाए और पुलिस को मैटर भेज दे 156(3) में और अपना पीछा छुड़वा ले, या उसे लगता है कि भाई पुलिस को भेजने की जरूरत ना है और अपना दिमाग लगाए और केस को डिसाइड कर दे। यहां तक ठीक है, क्लियर है? अब ये पोजीशन आई, उसके बाद तो फिर वो 202 की कंप्लेंट मंगा सकता है, इंक्वायरी मंगा सकता है, वगैरह वगैरह, वो दूसरा लेवल है। अब ये इस केस लो के बाद पोजीशन आई कि अब ये मजिस्ट्रेट अपना माइंड है ना, कंप्लेंट का कोग्निजेंस लेने से पहले भी लगा सकता है, और अगर उसने माइंड शुरू में ना लगाया और कोग्निजेंस ले लिया और बीच की स्टेज में कंप्लेनेंट ने बोला भाई मेरा केस पुलिस को एफआईआर के लिए भेज दो, तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट अपने काम को छोड़कर उस मामले को पुलिस के पास भेज देगा एफआईआर के लिए। ठीक है, अब यहां तक अनसुईया? अनिल जी, हर्ष, सर बोल रहे हैं मना किया अभी हमने, एसके सारी डिटेल शेयर करी अभी हमने सर। एनी डाउट? बोलो। सर एक क्वेश्चन था मेरा, सर जैसे कि किसी हीनियस क्राइम, रेप हो गया, तो और एक्यूज्ड जो है हाई प्रोफाइल है सर, अब बोलो बेटा प्लीज, सॉरी। सर जैसे कि किसी हीनियस क्राइम, रेप हुआ, तो एक्यूज्ड वहां पर हाई प्रोफाइल एक्यूज्ड है और यहाँ पर विक्टिम जाता है मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर, फिर यहाँ पर भी एक्यूज्ड को क्या सुना जाएगा, मतलब विथ हियरिंग, या किसी अलग से विकल्प है कोई? नहीं, वो तो अभी इन्होंने एक क्लोज डाला है कि एट द टाइम ऑफ द कॉग्निजेंस जो है एक्यूज को गिव अपॉर्चुनिटी। बट सर अगर हाई प्रोफाइल एक्यूज्ड है तो फिर पर विक्टिम के पर सर वही है ना कि रेप वाले तो कॉग्निजेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया ना भाई, एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। बट सर वो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर गया था, फिर उस केस में अगर देखा जाए तो सर मजिस्ट्रेट के पास कब ऑप्शन है हर्ष? सर जब पुलिस एफआईआर ना लिखे तब जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तब है ना ऑप्शन सर, मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन जब तक कि पर्टिकुलर ना लिखा हो, बाईगेमी है पर्टिकुलर लिखा हो है, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, पुलिस के पास नहीं जाना। डेफामेशन है, मजिस्ट्रेट के पास जाना है, पुलिस के पास नहीं जाना। लेकिन जो और ऑफेंस है उसमें तो आपके पास ऑप्शन है, गिव योर कंप्लेंट टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, ना माने तो रेफर टू द एसएचओ, एसपी, सॉरी एसपी, वो भी ना माने देन गो टू द मजिस्ट्रेट। ये मैंने बोला सर, मतलब फिर भी मैं आपकी बोल दूं सायक जी, हाइपोथेटिकल पोजीशन में तो कुछ भी हो सकता है। फिर हाइपोथेटिकल पोजीशन तो फिर चीज ही अलग है। फिर सर यहाँ पर फिर मैजिस्ट्रेट, अगर आदमी मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर मैजिस्ट्रेट पुलिस को बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन करो, यही हो डायरेक्शन सकता है, देगा। हाँ,
वो अपनी सरदर्दी क्यों लेगा? कहेगा भाई जब कोग्निजेबल केस है और तुमने क्यों नहीं लिखी, तो फिर एफआईआर लिखो और अपना निपटाओ केस को। ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है। यहाँ पे हर्ष, हाँ तबीयत ठीक नहीं है बेटा? हाँ सर, थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था थोड़ा सा। नींद पूरी नहीं हो रही? हाँ सर, कल भी सर 1 या 1:30 बजे सोया था कल, वो पढ़ रहा था क्यों इतने क्या मारा मारी है भाई? सर। दिन बचे नहीं है, 2 महीने से भी कम है, तो टेंशन चल रही है थोड़ी, इस वजह से सर। 5 घंटे तो नींद लेनी पड़ेगी, 5-6 घंटे तो बेटा, ओके। क्योंकि मेमोरी भी जब ही होती है जब जब आप क्योंकि स्लीप तो मेडिसिन है, मैं बार बार बोल चुका हूं। स्लीप तो मेडिसिन है, लेनी पड़ेगी। 5 या 6 घंटे तो जरूर सोना चाहिए, नहीं तो वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर ये सेक्शंस की रीडिंग कल होगी? हाँ देखते हैं, कल देखते हैं। हाँ, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ट्रायल का एक क्वेश्चन लिखवाया है, बीच में एक चार्ज का और क्वेश्चन है, पर अभी हम उसको स्किप करेंगे हर्ष। चार्ज वाले क्वेश्चन है, उससे अगला जो है ट्रायल का है, तो उस पे कल जिक्र करेंगे और कुछ रीडिंग करेंगे और जिक्र करेंगे इसका। सर केस स्टडी पर भी होगा, आपने जो लिखाया 3-4 केस स्टडी, उस पर भी कल कुछ डिस्कशन होगा क्या? नहीं, केस स्टडी पे डिस्कस नहीं होता विजय जी, अच्छा। क्योंकि पेपर में इतनी आवश्यकता नहीं है कि वहां पे कोई डिटेल केस लो लिखा जाए। नहीं सर, बिहार एपीओ में तो मैंने ऐसा देखा है, मैं लास्ट टाइम दिया था, क्रैक किया मैं, मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। नहीं, तो क्या वहाँ क्या केस देखा आपने? वहाँ केस स्टडी भी आपको मेंस में तो वहाँ आपको लिखना पड़ता है सर। आप मेंस में केस नहीं, स्टडी, क्वेश्चन क्या था बताओ? वो आपने अभी एक बताया ना, वो केरला वाला जो बताया था, उसे केस स्टडी से पूछा था क्वेश्चन। आपने नहीं केरला सर, का भी? सर मैं ये नहीं कह रहा केस स्टडी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केरला सर, के मेथु वर्सेस केरला। हाँ, केरल में तो वो क्वेश्चन बिहार एपीओ में भी लास्ट ईयर आया था सर। नहीं विजय जी सुनिए, केस स्टडी का मतलब पेपर में ये नहीं है कि वो पूरा केस आपने वहां लिखना है, तो उसका रिव्यू पॉइंट कि हाँ, केस स्टडी का मतलब है कि वहां पे आपको केस लॉ के अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन आई, अब आपने उसका आंसर करना है, तो वहां पे आपने बेसिक लॉ तो वही लिखना है, बेयर एक्ट। हाँ जी। और उसके बाद अगर आपको केस लॉ पता है तो उस केस लॉ का नाम लिखना है और फिर उसमें अपनी ओपिनियन देनी है। जो केस लॉ की ओपिनियन है वो आपको पता है तो भाई केस लॉ की ओपिनियन दे दो, और नहीं पता तो फिर अपनी ओपिनियन दे दो। पर मैं ये बोल रहा हूं विजय जी, कोई भी आपका पेपर ये नहीं आया होगा कि भाई के मैथ्यू वर्सेस अदालत प्रसाद वो केस लो आप पेपर में लिखो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा? क्या आया ऐसा था? नहीं क्वेश्चन था सर, वो क्वेश्चन रिलेटेड था। यही मैं बोल रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं बेटे सर कि पूरा केस स्टडी हमने नहीं पढ़ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। पॉइंट तो सर पढ़ना, उसका क्या जजमेंट आया, क्या रिव्यू पॉइंट है उसका, मतलब उसका जजमेंट क्या आया, उसका क्या बेसिक रिव्यू वो हमने 2 लाइन बोल दी हम जी सर, वो तो हमने बताया है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो हमने बताया है। हाँ जी, आपने भी बताया है वो। सुकुमार वर्सेस सुनद, अब क्वेश्चन आएगा कि क्या क्रिमिनल केस में कंप्लेंट को अमेंड कर सकते हैं? अब पूरा डिटेल लिख दो कंप्लेंट की, 2D की कंप्लेंट होती क्या है, वो एंटरटेन कैसे होती है, और लास्ट में लिख दो भाई कंप्लेंट को अमेंड करने का प्रावधान तो ना है। पर सुकुमार वर्सेस सुनद में कहा गया है अगर कोई फॉर्मल डिफेक्ट है तो उस केस में कंप्लेंट को अमेंड किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये कोई है रोजी जी
कि पेपर में लिखा हुआ आएगा कि सुकुमार वर्सेस सुनद की गाइडलाइन लिखो, ऐसे कोई आएगा विजय नो कुमार? सर, सर आप थोड़े नो से सर। मेरे को आइडिया देना। तो इसीलिए फिर सारे केस लो को सर एक थोड़ा आइडिया हैं? देना। अभी रेलवे में निकला है चीफ लीगल असिस्टेंट का, अभी वैकेंसी आई हुई है रेलवे में। आइडिया क्या दूं मैं? उसमें सर मतलब किस टाइप का आता है पैटर्न? फर्स्ट टाइम मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो उसमें मतलब उसका मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? नो एनी आइडिया। नहीं सर, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। सिलेबस हो तो दिखाओ। सिलेबस तो आज डाउनलोड मैं करता हूँ सर, मैं भी फर्स्ट टाइम ही फिल कर रहा हूँ रेलवे की। डाउनलोड करिए, भेजिए मेरे को, भेजिए मेरे को। साहब बोलो। सर फॉर्मल डिफेक्ट का मतलब क्या है? फॉर्मल डिफेक्ट मतलब कि जो कंप्लेंट को आपका कोई नया कोज ऑफ एक्शन ना देता हो, कहीं कोई नाम, पता, एड्रेस, डिटेल, एड्रेस, कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो गई हो, तो आप उसको मिसरिप्रेजेंटेशन सर, बोलिए रोजी। सर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन एड्रेस और एनी ना ना ना, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं वर्ड यूज कर सकते हम। हाँ, वो तो बोनाफाइड हमें प्रूव करना पड़ेगा। बोनाफाइड मेरा नाम, पता, एड्रेस, एज, वेज, अटम सटम, ये जो छोटी मोटी जो चीजें है ना, वो बोनाफाइड गलती होगी या मिस हो गया। हाँ ठीक है, यहां तक आज के लिए इतना बहुत हर्ष। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं ट्रायल वाले चैप्टर को लेकर। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। सर एक छोटी आप नोटिस दे दीजिए कि आपकी 5 बजे क्लास चलती है। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, एक हमारी क्लास जो है हिमाचल प्रदेश सिविल जज, उसके लिए एक हमने स्पेशल क्लास चलाई हुई है, जो कि हिमाचल के लोकल लॉ और सेंट्रल लॉ, जिसमें फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, स्टैम्प एक्ट, उसके बाद आपका पोक्सो, उसके बाद जेजे एक्ट, उसके बाद डीवी एक्ट, और उसके बाद एक और हरेसमेंट वाला एक्ट। ये 10 एक्ट हम उसमें करा रहे हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो 5 बजे क्लास अटेंड कर सकता है, ये हम बोलना चाहते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन करा के वो क्लास अटेंड कर सकता है। रजिस्ट्रेशन का सर क्या प्रोसेस है? वो एक बार आप देख लीजिए आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। उसका एग्जाम डेट 2 मार्च है, और वहां तक के लिए हमने एक बार वन टाइम 6,000 रुपीज रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फीस, ये हमने बोला। उसमें 10 एक्ट का हमने जिक्र किया है। इन 10 एक्ट को कराने की कोशिश करेंगे 1.5 महीने में। और जनरल क्लास हमारी ये BNSS ये चली रही है, ये रोज डेली 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक के बीच में है। सेम लिंक यही है ना सर, एवरीडे? हाँ, और इसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी है, तो कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और रजिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करिए, तो जब ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम सभी मिलके टीम वर्क की तरह काम करें तो ही अच्छी बात है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर दे रखे हैं हर